जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी तिवारी जी के साथ, और आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक मीडिया हाउस। जैसा मित्रों आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। आज बहुत इत्तेफाक की और बहुत अच्छी खुशकिस्मती की बात है कि बनारस में जो कि एक सांसदीय के क्षेत्र है मोदी जी का, यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी हैं। और इनको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय केवल अगर व्यवसायी के रूप में या इंटरनेशनल बिजनेसमैन के रूप में दिखाएं तो ये इन अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि कमी होगी बात। तो इनके विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी भी हैं, और एक तरीके से ये स्किल डेवलपमेंट भी लोगों की करते हैं, जो कि ग्रामीण लेवल पे जाके और रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जाके कुछ इस तरीके की बिजनेस या आध्यात्मिक गुरु भी हैं। तो इनसे हम पॉलिटिकल पे भी विश्लेषण भी करते हैं, एनालिस्ट भी हैं। इनका पिछले महीने के लास्ट वीक में हम लोग का इंटरव्यू भी चला था, बनारस आए हुए थे, जो कि लोकसभा का चुनाव एकदम अपने चरम पे है। और 13 तारीख को जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके 4 दिन बाद 13 तारीख को मोदी जी बनारस आ रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे तमिलनाडु के मित्र भी आए हुए हैं, जिनका मैं परिचय दे दूं, पीके सर्वानंद जी, जो कि एप्पल हेल्थ केयर के एमडी हैं और व्यवसायी हैं। और हमारे साथ बैठे हुए हैं बाला मुरुगन सर, पौंडीचेरी के व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। इनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं डॉक्टर अखिलेश के पास जाऊंगा। थोड़ा मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहूँगा कि हम लोग उत्तर भारत, थोड़ी सी इंग्लिश हमारी प्रॉब्लम है और हिंदी इन लोग की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर अखिलेश जो हैं, ये शब्दों को हमारे जो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सवाल करेंगे सर से, और इनके सवाल को हम उत्तर को आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारी चैनल की तरफ से जो है बहुत शुभकामनाएं कि आप फिर से बनारस आए और काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करेंगे। आप सभी लोग को हम लोग के साथ करेंगे। सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ कि काशी को, एक सवाल सर आध्यात्म स्पिरिचुअल, एक सवाल पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद हम बिजनेस पे आएंगे सभी लोगों से। सबसे पहला सवाल, आप काशी को कैसे देखते हैं? क्या ये एथेंस हुआ, या हम उसको बात कर लें, किसी भी, हम नाम नहीं लेना चाहते उस जगह पे, उस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं? क्या वो अपने आप को ज़्यादा पवित्र मानते हैं कि काशी को आप ज़्यादा पवित्र मानते हैं? अपने दृष्टिकोण से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम काशी और काशी विश्वनाथ जी के बारे में अगर बात करते हैं, ये विश्व की सबसे पुरानी नगरी, सबसे पुरानी सिटी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो जानना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ, पृथ्वी बनी और मनुष्य यहाँ पे आए, तो भगवान ने पृथ्वी पे एक जगह को चुना, वो जगह काशी थी। इसलिए इसको विश्व की सबसे पुरानी नगरी कहा जाता है। और यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एसेंस हैं, आप कभी भी देखे होंगे कि बहुत सारे प्रलय आते हैं, बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो काशी में कभी नहीं आती। इसको कभी भी आप हिस्ट्री आप उठा करके देख लें, कभी भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो ये आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र है। दूसरा, सिर्फ काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा अपनी पूरी यात्रा में दक्षिण वाहिनी हो जाती हैं। तो ये एक बहुत शुभ चीज़ बताता है कि पूरी अपनी यात्रा में कोई एक नदी अपनी दिशा के विपरीत बह रही हो, तो वो उस ऊर्जा के क्षेत्र को दिखलाता है। ठीक है। इसके बाद हम काशी में बहुत सी ऐसी धरोहर हैं जिनको देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही अद्भुत लगेगा, जो काशी को ना ही भारत, पूरे विश्व पटल पे एक अलग सिटी या एक अलग शहर के धरोहर के रूप में प्रेषित करती है। जैसे आप मणिकर्णिका घाट देख सकते हैं। वहाँ पे जितनी बॉडीज़ को जलाया जाता है, कभी भी वहाँ माचिस नहीं लगाते। ये एक बहुत अद्भुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक शमशान घाट पे जाकर के कभी भी आपको भय जैसा महसूस नहीं होगा, जबकि ऊर्जा का क्षेत्र लगने लगेगा। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। इसलिए काशी जो है हमेशा से ही एक अद्भुत शहर के रूप में जाना गया है, एक विश्व की धरोहर है। इसको, भारत को भी इसको जो है एक धरोहर के रूप में लेना चाहिए, और हम सभी सनातन धर्मियों को भी। पीके सर्वानंद से सवाल यही करता हूँ मैं कि काशी को ये कैसे देखते हैं, और काशी को बारे में कैसे सुन के कैसे पहुँचे सर? How you see Kashi and how you reach over here? See, really I am excited to be in this Punya Bhumi, Kashi. It is really God's gift. Any Indian born as a Hindu would like to visit at least once in their lifetime to this Kashi. And this is my first time I am visiting.
and it's really God's gift. And I'm very much excited to be in this place for one more reason, because these people are blessed, because our own Prime Minister Modi ji is the member of parliament of this constituency. So really these people are blessed. And from our side, Tamil Nadu, every traditional people would like to visit at least once in their lifetime. And there is a very big change, I believe. Earlier, it is a different scenario. Now, after Modi ji's taking over this constituency, a lot of changes has happened, and really business has grown, development, lot of developments, and even the temple areas are made neat and clean, and even the Ganges. So we are here to enjoy today and get the darshan from the Lord. That's it. क्या बोला? नहीं, उसको आप ऐसे ही रहने दो। हाँ, जी 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 जी। अच्छा, यही बात मैं जो है मुरुगन सर से भी पूछना चाहता हूँ। मुरुगन सर से भी हम यही सवाल करना चाहते हैं, काशी को कैसे सोच के आए और क्या इनकी यहाँ पे आने के बाद क्या विचार था? How you see Kashi and how you see it, how you reach over here? Yeah, see, from southern states, coming to Kashi, as my friend PK ji told, it's a mandatory duty for every Hindu. The way people from north visits Rameshwaram. In fact, it's my blessing of the God, grace of the God. I am today here. This is the first time I am coming to Varanasi. In fact, you had the people in Varanasi for the past 10 years. They have the good fortune of having Modi ji as their member of parliament. In fact, we were eagerly waiting. In fact, there was a rumor some months back that Modi ji is planning to contest from Rameshwaram also. So unfortunately, we have to wait for 2029 for that to happen. And one more thing we came here is to meet Mr. Akhilesh, Dr. Akhilesh. And for the business sense, since 2014, the first decade of decades, which 2004 and 14, done by the Scam Congress. It is not Congress. So I wish we need Modi ji's government in 2024 more than what when we needed in 2024, because for the past 10 years, whatever the hard work has put in by the Prime Minister and his cabinet, it has to continue and sustain, to have the sustained development. We need Modi ji once again, and we pray Lord Vishwanatha to keep his blessings on us. भैया शुरू करते हैं हम लोग अब बिजनेस पे। जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि भारत इसमें वर्ल्ड की 5वीं लार्जेस्ट, 5th जो है लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स है, और आने वाले समय में जब 2024 के इलेक्शन के बाद जब 3rd फेज में जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, या यूँ कहें कि एनडीए गवर्नमेंट आएगी, तो इसको 3rd कर देंगे। तो 5वीं गवर्नमेंट से और 5वीं अर्थव्यवस्था से आपको कितना लाभ हुआ, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। आपको कितनी लाभ हुई, और आपको क्या भारत में ऐसा लगता है कि ये अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से आ गई, लागू हो गई है और लाभ मिल रहा है लोगों को? देखिए, इसको समझने के लिए जब हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो उसको थोड़ा सा ब्रॉडर रूप में आप देखिए। अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, जीडीपी किस तरीके से चल रही है, देश का डेवलपमेंट कितना है, देश को कितना बेनिफिट मिल रहा है, देश में जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो कितना सिक्योर फील कर रहे हैं, और सिक्योर फील करने के साथ कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश के अंदर आ रही है। ये 5 चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत स्थिर गवर्नमेंट है। किसी भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट का स्थिर होना बहुत ज़रूरी होता है। हम भी किसी देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट को देखते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ पे किस तरह की है, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सिक्योर हो पाएंगी। तो जो हम पिछले 10 साल का गवर्नमेंट का रिजीम देख रहे हैं, इस रिजीम के अंदर बहुत मैसिव डेवलपमेंट हुए, देश को बहुत तरह के उद्योग मिले,
देश को जो है नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़ के साथ कनेक्ट किया गया, वो एक बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन आया। बहुत जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जो स्टार्टअप्स आए 2014 से लेकर के अभी तक, वो स्टार्टअप्स 11,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हुए जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिन्होंने किया, जिसमें से 100+ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो 1 बिलियन क्रॉस कर गए। तो किसी देश की एक नया युवा आता है, स्टार्टअप लेकर के आता है और इस तरह की डेवलपमेंट पाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हर स्टार्टअप 2, 4, 10, 20, 50, अगर हम 1 बिलियन की बात करते हैं तो 1 बिलियन में आपके पास कुछ नहीं तो 500 से 1000 लोग मिनिमम काम करने वाले होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी संज्ञा दी जाती है इस तरह के स्टार्टअप्स को। जब हम आते हैं जीडीपी को देखते हैं, तो इस तरह की जब डेवलपमेंट्स होती हैं और इस तरह की ग्रोथ जब आती है, तो जीडीपी नेचुरली अपने आप जो है वो डेवलप होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ग्रोथ जो है मल्टी फेज़ में हो रही है, ठीक है। तीसरे पार्ट को हम देखते हैं, इन्वेस्टर्स कितने खुश हैं यहाँ पे आने से। भारत एक देश ऐसा रहा है जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स आए, अभी तक आए, कोई भी इन्वेस्टर्स अपने आप को लॉस में नहीं देखता है, क्योंकि बहुत सिक्योर पाता है। यहाँ की गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ जो रहीं, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया आने के बाद, मोदी जी के गवर्नमेंट, आदरणीय मोदी जी के गवर्नमेंट में आने के बाद में बहुत सारे मैसिव चेंज किए गए इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत अच्छा हुआ। पहले हम लोगों को काफ़ी परेशानी देखनी पड़ती थी, उन परेशानियों से एक निजात मिला हम लोगों को। चौथा हम पॉइंट देखते हैं कि हम 3rd मोस्ट पावरफुल इकनॉमी में कैसे एंटर करेंगे, ठीक है। 5th में हम चल रहे हैं इस समय। जो ये डेवलपमेंट्स हमारे देश में आ रहे हैं, जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा देश बन रहा है, बहुत मैसिव ग्रोथ है। पहले जिन मिसाइल्स को, जिन फाइटर्स को, जिन शिप्स को ख़रीदने के लिए हमें दूसरे देश पे डिपेंड होना पड़ता था, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ एकदम नहीं थी, एकदम ही नहीं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल था, 1% भी हमारे यहाँ नहीं थी। वो काफ़ी मैसिव ग्रोथ आया। मैं खुद सोलर इंडस्ट्री से हूँ। सोलर में भारत में सेल्स नहीं बनाए जाते थे, सेल्स हमें बाहर किसी न किसी देश से इंपोर्ट करना पड़ता था। आज वो सेल्स हमारा देश खुद बना रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देश आत्मनिर्भर हो रहा है और ये चीज़ें जो है हमें 5th मोस्ट पावरफुल इकनॉमी की तरफ लेकर के जा रही हैं। तो ये इस तरह से ये सिस्टम जो है आपका पूरा डिज़ाइन होता है, एक पे दूसरा जो है वो डिपेंडेबिलिटी बनी हुई है जी। यही सवाल अगर मैं जो है सर्वानंद सर से पूछूं तो आप बताएं how India is going to be the 3rd largest economy from 5th to 3rd. See, any Indian would be proud to see India growing. Especially now they are in the 5th largest economy, and soon or later we are going to be the 3rd largest economy. The mantra is very simple. Modi ji looks into this inclusive growth. He considers all the vertical of business equally and gives importance to all the vertical of business. And different schemes he has announced in a way which has really helped our country to grow to this 5th and in future to the 3rd. For example, Make in India. Make in India, really it has brought a big change. For example, earlier for purchasing military accessories or weapons, we used to depend on some other country. We place orders to different countries. But now, even though we are giving a huge quantity of orders, we just simply give this opportunity to some other country. Now, we have invited the foreign companies to invest here in our country, partner with our Indian companies, and to start under this Make in India scheme. This has resulted this has given a very good result. This is one. Then the startups, even Mudra has played a very important role. For example, previously, we know the looters like Nirav Modi or Vijay Mallya, they got huge loans from bank during the Congress government. After Modi taking over that, he started chasing these people to get back this money. Meanwhile, he decided to give this, for example, giving 10,000 crores to one company instead of spreading it equally to different individuals under this Mudra scheme.
he has assigned targets to the local banks. So they have to identify the people, and there is a system when a street shop owner, he can right from 50,000 to 10 lakhs, he can get the loan based on his business volume. So these people, they can have a sustainable growth because of that. Because this mudra means they are just making a follow-up. Why, whether they are if somebody is applying, the government tracks whether the bank is approving or not. So there should be a proper reason. So naturally they get the loan easily. It is collateral-free loan. And not only that, when they do the business, there is a flexible mode of repayment. So this helps, supports the business. So once they complete the repayment, again they are eligible for further loan. So these things have really helped India to grow widely across. So this kind of focus has helped India and is going to help India. And rightly Dr. Akhilesh said about this single window system. Somebody wants to start a business, whether it is an MSME or it's very easy now. Everything is digitalized. No restrictions or no barriers like we had earlier. So really India is going with a very clear vision. With this clear vision, I am really expecting the country and expecting to see the country in the third largest economy position soon. And my heartfelt congratulations to Modi ji again. यही सवाल हमारा जो है मुरुगन सर से भी है। क्वेश्चन तो सुन ही लिया होगा सर आपने, उसका आंसर सुनना चाहिए। See, in 2014, the business scenario was in shambles in India with so many scams. Modi ji, once he took over, he set up cleaning the system by bringing in close controls in the disbursement of loans and recovering loans issued over phone by the previous government. And simultaneously what he did is he focused on the small scale industries by lending them through mudra loans. And today, if you see with the China people, investors from our companies shifting from China, we are going to be the biggest beneficiary because we have the infrastructure and manpower and the business scenario set up by the Modi ji government for the past 10 years. And I am sure we are going to achieve this third position in the world in terms of GDP very soon. I wish Modi ji to give us the kind of government he has given for the next 10, 15, 20 years. सर अखिलेश सर, डॉक्टर अखिलेश सर ये सवाल करता है कि जैसे कि आपने सर ने भी कहा मुद्रा लोन स्टार्टअप, ऐसा स्टार्टअप की कभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, देखा जाए पब्लिक ये कहती है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मुद्रा लोन हुआ, इकोनॉमिक से अर्थव्यवस्था संबंधित है, उन्होंने तो दिल्ली के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया कि मुद्रा लोन लेगा कोलैटरल फ्री, कोई भी वो नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को सुना है कि वो मुद्रा लोन पे क्या बोलती है बैंक में? वो बोलती हैं कि ये मेरे साथ हुआ है, लखनऊ में मैं जीएम की मीटिंग में बैठा हुआ था, वहाँ पे जीएम ने मुझसे बोला एसबीआई का, वहाँ से बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि ये स्थिति है कि अगर आपने लोन दिया तो आप अपने पॉकेट से भरोगे। कुछ आपसे शब्द थे लेकिन मैं वहाँ पे पब्लिक पे नहीं बोल सकता। तो आपको नहीं लगता कि केवल ये लोक लुभावन अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है? 23 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी बीपीएल AAY से बीपीएल से बाहर निकाला। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये केवल चुनावी एक जुमलेबाजी है? जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ राहुल गांधी ने भी बोला हुआ है कि ये जुमलेबाजी है मोदी जी का कि लार्जेस्ट 5 हैं, थर्ड पे आ रहे हैं ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा सवाल इसी बनता है, कहीं ना कहीं से इस अर्थव्यवस्था का निर्माण न्यू फाउंडेशन यूपीए गवर्नमेंट ने भी रखा था। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है मुद्रा लोन का जो सिस्टम है वो है क्या, ठीक है, और मुद्रा लोन जो दिया जा रहा है वो किनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। मुद्रा लोन का जब आप पैरामीटर या डाटा आप देखेंगे पूरे भारत में तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि इतना मैसिव मुद्रा लोन दिया गया, ठीक है, इतने अधिक नंबर्स में,
ठीक। अब आप मुद्रा लोन, एक आपके पास एक ड्रंकर आ जाए, एक पीने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला या ड्रग एडिक्ट आ जाए, बोले हमको मुद्रा लोन चाहिए, ठीक है, तो बैंक उनको किस कंडीशन पे देगा? वो जानते हैं कि वो रिकवरी नहीं होने वाला है। तो इस तरह के जो कैटेगराइजेशन के लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि सिंपली हम इजी मनी बैंक से पैसा ले लेते हैं, हमको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उस कैटेगरी के ही मुंह से सिर्फ आप सुन पाएंगे। मुद्रा लोन का बहुत बड़ा डाटा बैंक ऐसा है, बहुत से लोग उससे डेवलप हुए, और जिन स्टार्टअप्स की मैं अभी बात कर रहा था उसमें से मोर देन 50% लोन जो दिया गया है वो अंडर मुद्रा लोन दिया गया है। 50 लाख तक की गवर्नमेंट आपको मदद कर रही है विदाउट एनी कोलेट्रल, ठीक है। विदाउट एनी कोलेट्रल का मतलब ये नहीं होता कि आप जाए और आपको इशू कर दिया जाए, ठीक है। वो बैंक को भी तो चाहिए, रिटर्न चाहिए कि आप उसको, भले ही वो स्लो हो, विदाउट कोलेट्रल हो, बैंक को तो रिटर्न्स तो चाहिए होगा आपसे ना। अगर आप 1 लाख लोगों को 50 लाख रुपए दे देते हैं और वो लोग नहीं रिटर्न करेंगे तो भारत सरकार को उसका कितना बड़ा खामियाजा है, बैंक को कितना बड़ा खामियाजा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डाटा को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अप्रोच करने वाले लोग हैं बैंक में, आप वो बहुत मेजॉरिटी ऑफ डाटा ये देखेंगे जो उस फंड्स को नहीं रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, वही लोग जो है वो इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। ये एकदम कॉमन, बहुत सिंपल सी बात है। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और रॉकेट साइंस इसके बारे में हम लोग बात करें। आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 किलो वज़न उठा सकते हैं, गवर्नमेंट आपको तभी देगी वेट उतना कि आप इतना, या आप वेट लिफ्टिंग में होते हैं तो आपको उतना ही वेट, उसी कैटेगरी में आप रखे जाते हैं, ठीक है। आप 20 kg के हैं, आप 50 kg के हैं, तो उतना आपको लोन मिल जाता है। मुद्रा लोन का भी ऐसे ही सेम कैटेगराइजेशन है। आप वेट उठाने में ही सक्षम नहीं है, आप स्टैंड खुद ही नहीं कर सकते हैं, तो वेट आप कहाँ से उठाएंगे, ठीक। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, यही दोनों सवाल सर से भी रहेगा हमारा, 2 क्वेश्चन, कि अगर अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने GST पे कुछ सवाल खड़े किए, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक रिव्यू आया है निकल के कि वो बोलते हैं कि हमने 25 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया, संग्रह किया, लेकिन 25 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्ट किए तो जस्ट लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह हो गया, ठेकेदारी पद्धति, कि आपको मैंने ज़मीन दिया है, आप चाहे ज़मीन बोतिए, चाहे उस पर अकाल पड़ जाए, आपका फसल नष्ट हो जाए, लेकिन हमको लगान तो चाहिए ही आपसे। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि मोदी गवर्नमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी है इकोनॉमिक्स में, जस्ट क्योंकि सारी चीज़ें विदेशी कंपनियां कर रही हैं, यहाँ से गंगा माता का जो है वो जल लेके टेम्स नदी में डाल रहे हैं। तो जस्ट लाइक हमको लगता है कि, हमको क्या लगता है, ये रिव्यू आ रहा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेकंड फेज़ की वापसी है GST संग्रह को लेते हुए। यही सवाल हमारा सर। देखिए, जब भी हम किसी डाटा को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं तो उसका बहुत ब्रॉडर रूप देखना चाहिए। जहाँ तक GST की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कर, ठीक है, जो हम सभी लोग दे रहे हैं, ठीक है, जो GST पे कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ पे कर रही हैं, या जो टैक्सेस इनकम टैक्स के रूप में दिया जाता है, सारे इंडस्ट्रीज़, SME, सभी लोग आज के दिन में GST पे कर रहे हैं। जो कलेक्शन 25 लाख 23 लाख के करीब का कलेक्शन है, जो ये भारत में मैसिव ग्रोथ आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्रोथ इन द सेंस रोड्स, सरकारी जो लोग हैं गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं उनको जो सैलरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, बॉर्डर पे जो फोर्स हमारी रक्षा कर रही है, ठीक है, उसके लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा डिफेंस का बजट जो है आज के दिन में बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि हमें दुनिया को भी कॉम्पिटिट करना है, ठीक है। तो अगर हम ये GST नहीं लेंगे, ठीक है, GST को एक सिंगल विंडो में ला करके, अब हमें स्टेट जाके GST नहीं देना होता है। आप पहले के वैट और वैट के सिस्टम्स को आप देखेंगे, आप जिस स्टेट में एंटर करते थे उस स्टेट में आपको टैक्स पे करना होता था। आप आज जम्मू से अपना मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं केरला और आपको सिंगल GST पे करना पड़ता है। तो जब आप इस कंपैरिजन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले जो टैक्स हमारा 40% पड़ता था, वो टैक्स आज हमारे जाके 5%, 8%, 12% पड़ रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। इस चीज़ को, इस मेथोडोलॉजी को, पूरे सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग के कहने पे हमें
बातों को आगे नहीं रखना चाहिए, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट आज के दिन में जितनी बेनिफिट्स हमें दे रही है, आप इस गवर्नमेंट के आने के बाद देखिए, हम सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री मिले 2014 से लेकर के 2024 तक में भारत में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। ठीक है, भारत विश्व पटल पे एक अलग नाम रख रहा है, तीसरी सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तीसरी मोस्ट पावरफुल कंट्री बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस देश में लोगों की सुरक्षा जो है वो कई गुना बढ़ गई है। लोग इजीली ट्रैवल कर रहे हैं, रेलवे का डेवलपमेंट, रोड्स का डेवलपमेंट, शिपिंग कॉरपोरेशन का डेवलपमेंट, आप जिस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आप स्पेस में हम दुनिया में नंबर 1 हैं, अमेरिका को छोड़ करके हम बहुत आगे चले गए। भारत जैसा डेवलपमेंट ही किसी देश में नहीं हुआ जो पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है। तो जीएसटी अगर नहीं आएगा तो आप ये सोचिए, जीएसटी भी बहुत कम आ रहा है, हम आपको ये भी कहेंगे जीएसटी भी बहुत कम आ रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टम और अच्छा डेवलप होगा तो हमारी जीएसटी आएगी और देश बहुत डेवलप करेगा। यही सवाल सर को बताएं। Why GST is important in our country, and government said that they have to collect 25 lakhs crore of GST last year. Mr. Ashish want to know that either it is the same as the Britishers make it compulsory as a tax for the Indian people, or it is a development phase. GST is now going to be a development phase for all of us. See, this is GST is like a lifeline of the new India. They generate a huge money out of it, tax money, and 50% is paid to the state government for their expenses, I mean for the development purposes. And the CGST, from the CGST, the central government invests on infrastructure and various developments, which really helps the government, I mean the country, to go to the next phase. And it is implemented quite in a very organized way, even though it was projected wrongly by the opposite parties. See, they formed a council there were representation from all the states, and initially they fixed one prices, and every meeting they revised it based on the assessment and evaluation. For example, all those very needy like napkin pads, they made it free, tax free, and like luxurious car, it goes up to 40%. So they fixed Raw food materials. Yes, the mandatory eatables like food, basic food materials, the needy one, those things they have reduced it. And again, still the assessment is going on. They are working on the betterment of the people. So every council meet is working on that. So the problem is some state government raise the issue, but the thing is how they spend the money which they receive. That is the question, and they don't talk about that. But the central government, the money collected doesn't goes to Modi's house. It goes to the country's treasury, and from there they have got a vision for which they need money to invest. Unless we develop the infrastructures and all these facilities, we will not be called as a modern India. We have to compete with the developed countries. So we need this. We are on the right path only because of this implementation of this GST. So I really appreciate this Modi government for properly with the vision implementing this GST for the betterment of the country. यही सवाल जो है मैं मुर्गन सर से भी जानना चाहूँगा। क्वेश्चन तो सर आपने सुन ही लिया होगा, तो ये आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो? See, the moment Modi ji took over, the systemic changes he was trying to implement. See, the first thing he addressed was direct benefit transfer scheme, wherein he set a huge target for opening of zero balance account. It was done in a very few months' time, and then he implemented this direct benefit transfer. In fact, this GST previously, prior to GST implementation, the taxes were fixed by the central government.
And post GST era, the central government is not fixing the rates. It is the GST Council, and very importantly, we need to note all the decisions taken in the GST Council so far is anonymous decisions. The opposition government, also represented by their respective states' finance ministers, and they accept and they give their vote inside the GST Council, and once they are outside, they give all sorts of comments, which we need to ignore. In fact, if we fix a target of 25 lakh crores, which means our business is growing. The GST collection goes up only when we do more business. So, in fact, in here, I also want to point out, when this digital payment system was introduced inside the parliament, the former finance minister P. Chidambaram mocked at the government. We don't have internet, we don't have this thing, that thing, and you are giving false picture, creating a false picture. How can our poor country can have a digital payment? Today you can see all the street vendors using this QR code, and which is the answer the people, the public of our country, fellow citizens, giving answer to those nonsense questions posed by the opposition leaders. अब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक पे, और हमारे साथ इस समय अगर हम डॉक्टर अखिलेश की बात करें तो ये उत्तर भारत के लगभग सारे राज्यों में ये बिज़नेस कर चुके हैं, इंटरनेशनल भी इनके टूर लग चुके हैं, और तमिलनाडु के भी प्रतिनिधि हमारे सामने बैठे हैं और पौंडीचेरी के भी हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है हम लोग की अर्थव्यवस्था पे हो रही है, और अर्थव्यवस्था लगभग पूरा भारत हमारे साथ बैठा हुआ है इस समय। डॉक्टर साहब, पूरा भारत ही हम लोग के साथ बैठा हुआ है। तो मोदी जी की जो पॉलिसी है अर्थव्यवस्था पे, या जो इस तरीके से वो चुनावी रैलियों में या अपने सम्मेलन में बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, इस पे कुछ और भी प्रकाश डालते हैं हम लोग। अगर डॉक्टर साहब देखा जाए तो जैसे कि मैं अपने अगर लोकल सराउंडिंग में अगर बात करता हूँ उद्योग जगत के लोगों से, तो एक ही पीड़ा है उनको, दर्द है इंस्पेक्टर राज। ये सवाल नहीं है मेरा, वो बताते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में भी हमारे पास इंस्पेक्टर राज की जो एक धमक होती है, हनक होती है, वही है जो कि यूपीए गवर्नमेंट में भी थी। इंस्पेक्टर राज इन द सेंस, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को और भी प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि रिश्वत सामने से न लेके अब अंडर टेबल भी न लिया जाता हो, किसी चाय और पान की स्ट्रीट वेंडर के लिया जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं इस पे आप इंस्पेक्टर राज पे आपसे तीनों जो हम पूरा भारत बैठा हुआ है हमारे साथ लाइव न्यूज़ पे, उस पर हम सवाल कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राज क्या समझते हैं? उसके बाद हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था से, अमेरिकन इकोनॉमिक को इंडियन इकोनॉमिक से टैली करेंगे। सर देखिए, सबसे पहले तो जो इंस्पेक्टर राज की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैन इंडिया बिज़नेस करते हैं और हर स्टेट्स में स्टेट के अपने रूल होते हैं, स्टेट के अपने लॉज हैं, और जब तक आप सिस्टम में आप गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब तक आपसे इस इंस्पेक्टर राज के बारे में कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा। ठीक है, जब भी हम किसी तरीके के शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं या किसी गलत तरीके से काम को करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस इंस्पेक्टर राज में एंट्री करनी पड़ती है। उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। वो लोग ही इस बारे में सबसे अधिक बात कर रहे हैं। जैसे लोगों ने कहा, नोटबंदी एक बहुत बड़ा इशू था लोगों के सामने। नोटबंदी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका होता है कि अगर आपका रेशियो जो है 10 और 90 में चल रहा है, मीन्स 10% आपका जो है लिक्विड मनी चल रहा है और 90% जो है बैंकिंग मनी चल रहा है, वो किसी भी माध्यम से करते हैं हम, तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ होती है। ये रेशियो जब हम 70 पे आते हैं तो एवरेज बन जाती है। ठीक है,
एवरेज मतलब देश अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर ये व्यवस्था 60-40 का रूप ले ले, 60% आपका जो है लिक्विड मनी चलने लगे और 40% आप जो है बैंकिंग सिस्टम में है, तो देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पहली चीज़, देश की अर्थव्यवस्था कितनी ख़राब हो रही है, दूसरी चीज़। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप टैक्स को अगर बचाओगे आप, तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस चीज़ को भी तो आप नहीं सोचते हो कि अगर हम अपने घर में आराम से सो रहे हैं, तो जो बॉर्डर पे बैठा हुआ फ़ौजी रात भर जाग रहा है इतनी टेंशन में वो कि कभी भी गोली लग सकती है उसको, उसकी सैलरी कहाँ से बनेगी अगर हम इस पेमेंट को नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट तो अर्निंग तो कर नहीं रही है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ बिज़नेस कर रही हो और उसको जो है पैसा मिल रहा है उस पैसे में से उसको बांटना है, वो हमारे टैक्स के पैसे को यूटिलाइज़ करती है। तो इस व्यवस्था को हमें हर किसी को देखना पड़ेगा कि हम सिस्टम को कितना वाइड कर पाएँ। ठीक है, जैसे ही आप सिस्टम को वाइड, गवर्नमेंट बहुत इजी है, बहुत इजी है, हम लोग अप्रोच गलत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है सिस्टम के साथ में। गवर्नमेंट ने बहुत तरीके के रूल्स बनाए। पेंशन स्कीम को आप देख लो जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में डायरेक्टली है। आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक मेल कर दीजिए, एक फ़ोन कर दीजिए, देखिए आपका सोल्यूशन किस तरीके से निकलता है। तो जो इस इंस्पेक्टर राज के बारे में जो लोग भी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को गलत तरीके से चलाने के लिए कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि उनका काम जो है वो आसानी से गलत तरीक़ों से किया जा सके। How this government people utilize this black money or take bribes, we called it Inspector Raj, taking bribe for everything. So how you think, people said that the same system is going under UPA time as well as NDA time also. So how you differentiate it? Why people are not happy with this? See, I would say definitely there is a change in the system. The government has, there is a change in the system which is brought by Modi ji, but still there are officials who are used to these things, and it's very difficult for them to come out of this. We call it as elephant mentality. The elephant, when you see, you tie a small elephant with a chain, you chain the foot of the elephant and tie it in a bar. It will just pull to some extent and it will feel the pain and it will stop. It will keep on repeating that. Once you release the chain and you just put a rope, it will think that still it is being tied with the chain and it won't move after that. Like that, people with elephant mentality are there in all the systems, the officials, even in the corporation, you take a panchayat, everywhere. This has to be cleared. Maybe this next period of Modi ji, I expect that he will do this because he has got a clear system. He is very clean, very transparent with whatever he does. But the officials who are used to this, now still, even though they have got lot of locking system to control these things, but still it is there. So definitely government should focus on these things. They should go up to the grassroots level and go for a clean India. मुरुगन सर, आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा, क्वेश्चन, तो प्लीज़। See, to reduce the corruption, technology has to be implemented, which from the day number one, Modi ji is hell-bent on introducing technology. In fact, the digital payment system has given a huge boost to the tax collection, as well as the single window system has reduced to the extent possible. Yes, every system has got, every system has to work to the maximum. Only when the people have understood, or all the people concerned have to understood the system and work together. And we may have some bad apples here and there, which will in due course they will be thrown out of the system. In fact, lateral entry system has been introduced by the government very recently, wherein this bureaucratic control over appointments and non-performers will be removed. All these kind of things are being
attended by the introduced by the government, which will take some more time for to give fruits. So once this digital payment system is introduced, hiding money become a very difficult thing, and everything when it is being accounted, the chances of generation of black money is reduced to the extent possible. Still here and there people are doing, but they will be taken care of by the system. And it is not true. We have this Inspector Raj between 2004 and 14 remains same in between 2014-24. There is a huge difference. Positive changes have been implemented by the government, and the system will continue to be cleaned post 2024 also. डॉक्टर साहब लास्ट सवाल मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा था कि कहते हैं कि अमेरिका को रोड ने बनाया और रोड ने अमेरिका को बनाया। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो रोड परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, वो भी भारत में रोड ही रोड बनाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को ही लेते हुए कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था से इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन यही इकोनॉमिक्स यही अर्थव्यवस्था जो है वो भारत को दो भागों में बांटता चला जा रहा है। सामंतवादी स्थिति, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर रिच और अमीर हो रहा है। अगर आप भारत को पूरे अगर एनालिसिस कर ले तो हम पूर्व मध्यकाल में, मोदी के युग में पूर्व मध्यकाल में इकोनॉमिक्स को लेके मैं कह रहा हूँ वो होता जा रहा है। इसको मैं और सरल कर देता हूँ कि पैसा साध्य न हो के साधन हो गया, और पैसा जो है वो साधन होता था, साध्य नहीं होता था। इसको आप रॉबिन्सन और किन्स की परिभाषा में मैं इसको डिफरेंशन कर देखिए, सबसे पहले तो एक मिनट और जो मोदी जी की ईस्ट लुक पॉलिसी है ये कहाँ तक सार्थक है, उसके बाद हम बांग्लादेश के साथ बिजनेस पे भी हम आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस बात को कह रहे हैं कि रोड्स ही रोड्स बनाई जा रही हैं और अमेरिका में भी रोड्स बनाएगी, इसलिए अमेरिका ने इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं रोक रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट ही आया था, लगभग लास्ट 2 मंथ पहले। मैं आपको सर अब डिस्क्राइब करता हूँ। हमारे यहाँ कालांतर के बिज़नेस को आप देखेंगे, आज से 200, 300, 400, 500 साल तो बिज़नेस जो है वो नदियों के किनारे चलता था। ठीक है, नदियों के किनारे ही शहर बसे सारे। उसका रीज़न क्या था कि नाव, नदी जो है वो ईजीएस्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल था। ठीक है, और अभी जब हम मॉडर्न युग में आते हैं तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण रोड्स का निर्माण हुआ, रेल्स का निर्माण हुआ। ठीक है, रेल्स अभी बहुत अच्छे फेज़ में, हमारे यहाँ विश्व की सबसे बड़ी रेलवेज़ है, बट बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्टार्ट हुई है। पहली बार ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत मैसिव लेवल पे स्टार्ट किया गया। तो रोड्स जब डेवलप होना शुरू हुई तो रोड्स के साथ आप बिज़नेस को बढ़ता हुआ आप देखोगे। ठीक है, भारत के आप किसी भी कोने में आज के दिन जाने के लिए आप रोड्स लोग प्रेफर करने लगे। उसका रीज़न क्या हुआ? रोड्स बहुत अच्छी हो गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो रोड्स पे डायरेक्टली कनेक्टेड है और मैसिव डेवलपमेंट हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। रोड्स के किनारे शहर बसना शुरू हुए। बहुत आप देखोगे गांव के गांव एकदम मैसिव चेंज हो गया। जो गांव थे वो एक छोटे टाउन या शहर के रूप में चेंज हो गए। तो ईजीएस्ट ट्रांसपोर्ट जहां होता है, बिज़नेस जो है वहां पे डेवलप हो जाता है और इसी से इकोनॉमी के थ्रू वो कनेक्ट देखा जाता है। जिस बात को हम लोग अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका में उन्होंने देखा कि नदियों के किनारे जो है डेवलपमेंट्स हो रहा है, उसका रीज़न जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जब हम इसी चीज़ को हमें ट्रांसपोर्ट करना हो और रोड अवेलेबल नदियाँ अवेलेबल नहीं है, जैसे आपको राजस्थान कोई मटेरियल भेजना है तो आप वहाँ पे नदी नहीं मिलेगी, आप भेज नहीं पाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें अल्टरनेटिव चाहिए कुछ ना कुछ, तो रोड्स का डेवलपमेंट आया। ठीक है, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ़ इनोवेशन कहा जाता है। और रोड्स के आने के बाद आप इतना स्वस्थ सुदृढ़ राजस्थान आज के दिन आप देखोगे, आप आश्चर्य करोगे कि राजस्थान में बनारस की चीज़ें कैसे पहुंच जाती हैं, राजस्थान में केरला की चीज़ें कैसे पहुंच जाती, तो रोड इज़ माध्यम।
ठीक है। तो इस सेग्रीगेशन को हमें जानने की ज़रूरत है और बहुत बहुत इजी है, इजी सा ये एग्जांपल आपको मैंने दिया नदी और रोड्स का, जो सिमिलरिटी क्या है बिज़नेस को डेवलपमेंट में, और उसी बिज़नेस से इकनॉमी डेवलप होती है। अमेरिका के बारे में अगर हम बात करते हैं, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है। भारत के कंपैरिजन में आप देखेंगे बहुत बड़ा, मतलब एरिया वाइज बहुत बड़ा देश है। पॉपुलेशन वाइज अमेरिका हमसे जो है 1/5 है। 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इट्स अ मैसिव डिफरेंस, ठीक है। जिस बिज़नेस को वहाँ पे करने के लिए आपको साल लगता है, उस बिज़नेस को भारत में आप 15 दिन से 1 महीने में करते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है। देशों का जो डेवलपमेंट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल से होता है। जैसे अगर हम यूएई कंट्रीज़ में जाते हैं, यूएई कंट्रीज़ में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी पैदावार, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ नहीं पैदा होता है। इसके साथ ही और एग्जांपल कनाडा, बहुत डेवलप्ड देश है, कनाडा में कुछ भी नहीं होता, मतलब नॉट सिंगल, मतलब कोई भी फूड ग्रेन्स को आप ले लें या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। सारा कुछ सप्लाई बाहर की कंट्रीज़ से है, बहुत ज़्यादा सप्लाई वहाँ पे अमेरिका से किया जाता है। तो दैट इज़ रोड इज़ द ओनली वे टू ट्रांसपोर्ट ऑल द मटेरियल्स। तो ये एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था पे एक तरीका है जिसके थ्रू जो है अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है हमारी। Why roads are important and how business is growing by roads, one thing. Second thing, people say that America developed by road. In the same way, is India is also developing by road, because a lot of huge development of roads is going on. See, before the government of Vajpayee ji, we were having only two-way system road actually. While driving in the left side, right side, opposite, the vehicle will be coming just opposite. So the risk for accident is much more. So we have to go in a reduced speed, and a lot of accidents also happened. If one accident happened, means that entire area will get blocked. So with a very nice, good vision, Vajpayee ji started this four-way quadrilateral road. After this, really, that gave the big change for India, for the other countries to look into us a developing country or a fast developing country. Now, after this, Modi ji is coming to power. Now it is going to 6-way, 8-way, and waterways transport systems. Then even Vande Bharat for transport, Vande Bharat. And even now we are ready for bullet train. So Goods transport for- also from railways. Yes, of course, it plays a very important role. Railways play a very, all broad gauges we have made now, and no diesel engines, only electrified, and it's a big change actually. Now we are making our own railway, system, bogies and everything we manufacture in our own country, and we are exporting also. So coming to this four-way, six-way and eight-way, now transportation has become very easy. Crossing the kilometers without accident, without breakdowns. So that helps a lot in saving money. So this is definitely going to push the economy. And hopefully now they are almost laying more than around 30 kilometers per day, new roads. So we are having all the very good systems in making roads also. And that too widely spreaded across India under design, build and operate system. So this is really going to help our country to become a much developed one. क्वेश्चन आपने सुन लिया सर। See, comparing with America is like comparing apple with orange. See, as Dr. Akhilesh ji pointed out, the territory of America is 3 times bigger than ours, and the population is 1/5. So, and another very important factor we need to remember is the kind of roads developed by America is having today has been built 50 years back. But whereas 50 years back our politicians were saying we are poor, just poor, we have a so-called Hindu rate of growth, all these nonsenses were demolished by our first government led by Atalji. During that 6 years, quadrilateral road was designed, which has completely transformed. Say, I am from a place called Tanjavur. To reach Chennai, it used to take 10 to 12 hours.
by bus, by road. Today, even buses takes only 5 to 6 hours, which covers around 350 kilometers. This is the kind of development whenever a BJP-led government is in power. So the infrastructure-wise, today we don't have meter gauge lines at all. Or completely now we have broad gauges, and most of the routes are double line, where one train need not wait for, and there is a separate line fixed for goods transport. Almost all the four cities were covered. So the kind of growth in terms of for transportation of goods by road is huge, and which is going to benefit our country, and which is going to challenge any country including America in the next decade. जैसा कि डॉक्टर साहब हम लोग नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक को हम लोग इंटरनेशनल फेम पे भी बात करते हैं। जैसे कि पहले पूरे भारत को अगर देखा जाए तो हम लोग अमेरिका की तरफ देखते थे कि अमेरिका के साथ बिज़नेस बढ़ाना है या यूरोपियन कंट्री के साथ बढ़ाना है, उसमें भी कुछ सेलेक्टेड कंट्री हुआ करते। लेकिन 2014 के बाद जब से एनडीए गवर्नमेंट आई, मोदी जी की गवर्नमेंट आई, ये अगर देखा जाए तो अपनी सराउंडिंग कंट्री जितनी है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और गल्फ़ कंट्री, इधर हुआ। आसियान को अगर हम ले लें, उसके बाद हम सार्क पे आएंगे। आसियान को ले लें तो उसमें आसियान में शायद हमारे हिसाब से गल्फ़ कंट्री नहीं है, लेकिन बहुत सी अर्थव्यवस्था अब जो है हम दुबई के थ्रू भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स बढ़ा रहे हैं अपनी। जो पहले कुछ ट्रेड थी, आपकी ट्रेड बहुत बढ़ गई है। और वहाँ पे ये भी एक बड़ी सुखद अनुभूति है कि एक मुस्लिम कंट्री में जहाँ से इस्लाम की उदय हुई, वहाँ पे हिंदू मंदिर बनना ये अपने आप में वाकई में एक बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि रखती है। तो ऐसा क्यों है कि हम धीरे धीरे अमेरिका को छोड़ते हुए या यूरोपियन कंट्री को छोड़ते हुए हम दुबई और ये सराउंडिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं? इसमें हमें बांग्लादेश को भी, रेशम के व्यवसाय जो होते हैं, सिल्क, उस पर भी हम जोड़ना चाहेंगे। सर, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी बदली? देखिए, बिज़नेस का जो ट्रेंड होता है, हम ऐसे कस्टमर्स को ढूंढते हैं हमेशा जिनको नीड हो। आप कभी भी ऐसे कस्टमर के पास नहीं जाओगे जिसको ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है। अमेरिका जब सेल्फ सस्टेन्ड होने लगा, ठीक है, अमेरिका को हमको अमेरिका की ज़रूरत हो रही थी और अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जो अमेरिका में नहीं होते हैं, उनको भारत से सप्लाई किया जाता है, लेकिन वो सेल्फ सस्टेन्ड होने के कारण वो अपने यहाँ डेवलप करने लगे, क्योंकि उनके यहाँ लैंड और फैसिलिटीज़ बहुत अधिक थी। जब हम आसियान कंट्रीज़ को देखते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ को देखते हैं, भारत के आसपास की जो डेवलपिंग स्टेज की कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ के हम बारे में देखते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखते हैं, तो हमें यहाँ पे बिज़नेस दिखता है, और उस बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक उस देश को डेवलप करने के लिए तत्पर होता है। तो बिज़नेसमैन जो है वो उस तरफ भागता है कि हमें वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, एक तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे हमारा बिज़नेस जो है वो आसानी से हो सकता है, ठीक है। धीमे धीमे अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी आप देख रहे होंगे कि आज के दिन में वो सेल्फ सस्टेन्ड हो रही हैं। काफ़ी सारे इंडियन बिजनेसमैन हैं, माफ़ी चाहेंगे, भारतीय उद्योगपति हैं जो अफ्रीका में अपने पैर को पसार रहे हैं, बिज़नेस बड़े मैसिव लेवल पे बिज़नेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ज़रूरत की बात को हम अगर देखेंगे तो वो ज़रूरत है, बिज़नेस हमारा जहाँ पे फ़्लो होगा वहाँ पे हम जाएंगे, पहली चीज़। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, हम 90s से सुन रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, बट रियल मायने में ग्लोबलाइजेशन जो देखने को मिला वो पिछले 10 सालों में दिखा, रियल मायने में कि हम ग्लोबलाइज्ड किस तरीके से हैं, हम बिज़नेस को किस लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज़्म को हम किस लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखिए, राम मंदिर बना, हमारे आराध्य हैं भगवान राम मंदिर में एवरेज हर महीने 50 लाख लोग विज़िट कर रहे हैं।
उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे देश की इकनॉमी में कितना बड़ा बिजनेस जनरेट हो रहा है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात आपने कही कि गल्फ़ के अंदर, खाड़ी देश के अंदर राम मंदिर, आप इसको पॉजिटिव तरीके से अगर आप देखें तो भगवान राम का आशीर्वाद कह लीजिए, या लोगों के अंदर भगवान राम को लेकर के उनके प्रति जो डिवोशन है, इस देश को फलता फूलता हुआ देख करके लोग इसको देख रहे हैं कि भगवान राम के प्रति लोग इतने डिवोटेड हैं। अगर उनका मंदिर हमारे यहाँ हो तो हमारा भी जीवन जो है वो अच्छा होगा। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपको बता रहे हैं। इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, मतलब इसको हम निगेटिव तरीके से ना देखें तो अच्छा होगा कि भगवान राम, वो देख रहे हैं कि भगवान राम आराध्य हैं इनके, ये वेजिटेरियन हैं, ये खुश हैं, इनका जो जीवन है हमसे बहुत अच्छा है। हमारे पास पैसा है बट हमारा जीवन में कुछ नहीं है, ठीक। तो वो उस इकोनॉमिक्स को आप अगर समझेंगे, उस केमिस्ट्री को आप समझेंगे, तो ये उस जीवन शैली को अपनाने वाली बात है। और गल्फ़ में, खाड़ी देश के अंदर भगवान राम के मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं, आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आ रहे हैं। हर धर्म समुदाय, मुस्लिम देश में है, मुस्लिम्स भी जा रहे हैं, काफ़ी सारे सिख जो हैं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी विज़िट कर रहे हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स क्रिश्चियंस हैं, वो भी आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको हमें जो है एक पॉजिटिव तरीके से देखने की ज़रूरत है। In Gulf countries, you see that Ram temple is open. So how you see it in a positive side, that it is good for Hindus, or it is the perception of other religion that they have to opt or they have to reject it. See, there is a saying, attitude determines your altitude. See, this is a simple logical twist which Modi gave. Before he took over, there was a huge amount of crude oils which we have borrowed from these countries, and we were liable. So they were dictating us previously. Once he took over, he had a clear vision of settling those amount at the earliest. So once everything is settled, we were in a position to demand. So we were demanding them. So they were, only then they felt that okay, fine, they are giving a good business to us, we have to be in good relationship. And whereas in our religion, especially in our religion, we never taught to hate anybody. We love everybody and we respect every religion. And now they have understood about our Indian culture, and through our Prime Minister, that really they respect every religion. And along with that, this business relationship we had, they started respecting us. As a mark of love and respect they have on us, they gave this compliment of allowing us to go for a temple in a Gulf country. So this is really a good gesture of going for a very good mutual relationship. This is definitely a change which is being brought by this government. See, our religion believes in we pray in different ways. All religions goes and reaches the same place. Like all rivers reaches the ocean. Everything, all religions goes to the Paramatma. So these politics played by this a small portion of jihadists who are hell-bent on dividing people can be nipped by the business only. Once we settle our dues, we have the upper hand. All countries' rulers need money. A country of our population, we have a unique advantage of having a huge population. No country can ignore our country on economic things. All countries
depend on us. So that way, people have in Gulf, the rulers in Gulf have realized they need to have a cordial relationship with our government, which past decade Modi ji has shown our strength, which now they are respecting us by allowing us to build temples not only in Dubai, next one is planned in Bahrain, and some more places also in Gulf we are going to have our temples, which is a very good positive sign. अभी आप देख रहे थे निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़, और आप देख रहे थे इकोनॉमिक्स फोरम पे हमारे पूरे भारत के लोग बैठे हुए हैं। तमिलनाडु से बैठे हुए हैं, पौंडीचेरी से बैठे हुए हैं, और डॉक्टर अखिलेश को मान लीजिए पूरा भारत ही हैं ये। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर हुई अर्थव्यवस्था को लेते हुए, जो कि समय एक ऐसा है जो किसी के लिए नहीं रुकता, और डॉक्टर साहब के लिए भी समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो है पीके सर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, और मुरुगन सर के लिए भी, क्योंकि ये लोग को बनारस अभी घूमना भी है मोदी जी की संसद में। लेकिन इस वादे के साथ हम लोग अलग होते हैं कि कल हम लोग जो आएगा, कल आने वाला कल, उस पर हम लोग सर से थोड़ा सा और हम लोग इस विषय पर एनालिसिस करेंगे। कुछ दक्षिण भारत की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, राजनीतिक विचार है, जैसे कि हमारे चितरंजन सर से भी हमने पूछा था, वैसे हम सर इनसे भी पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।